नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। अखबारों में क्या छप रहा है और जो छप रहा है आप उसे किस तरह से पढ़ रहे हैं। हम लगातार अखबारों की बात इसलिए उठाते रहते हैं क्योंकि अखबार हर सुबह आपको एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। एक तस्वीर जो बताती है कि देश में कितनी सुख और शांति है। अभी चैनलों का काम शुरू नहीं होता। पहला काम अखबार करते हैं आपके दिमाग में एक खास तरह के विचार भरने का काम। फिर देर शाम से टेलीविज़न अपना काम शुरू करता है। जो आपने पढ़ा है टेलीविज़न उसको नफ़रत के आटे में गूँथ कर इस तरह आपके दिमागों में भर देता है कि आपको लगता है कि देश में कहीं कोई समस्या नहीं है। छद्म राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा काम यही है कि वो सवालों को कुंद करते हुए चलती है। आज हम आपके पास एक किताब लेकर आए हैं। इस किताब को संभव है आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो। अगर नहीं तो आप देख सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये किताब स्टीफन स्वाइग की थी और ये स्टीफन स्वाइग की आत्मकथा थी, वो गुजरा जमाना। इसमें स्टीफन स्वाइग बताते हैं कि दुनिया भर में तानाशाही कैसे काम करती है। हिटलर का जिक्र आते ही अक्सर भारत में लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हिटलर का स्टीफन स्वाइग से बहुत बहुत नज़दीकी मामला रहा। स्टीफन स्वाइग ने हिटलर के समय को बड़े ध्यान से देखा, दर्ज किया। उस समय की दुनिया की राजनीति को देखा और दर्ज किया। और इस किताब में दर्ज है कि तानाशाही कैसे धीमे 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 संसदीय लोकतंत्र के रास्ते आई। तानाशाही ऐसे नहीं आई कि हिटलर अचानक मशीन गन की छत पर खड़ा होकर के चुनौती देते हुए आ गया। हिटलर, मुसोलिनी सब संसदीय लोकतंत्र के रास्ते तानाशाही लेकर आते हैं और देशों पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत धीमी गति से आते हैं, धीमी गति से आते हैं, धीमे धीमे आते हैं और आपके दिल और दिमाग को सवालों से दूर ले जाते हैं। याद रखिए, जहां सवाल पूछने की मनाही होगी, सबसे पहली आहट तानाशाही की वहीं से शुरू होती है। जब भी देश में कोई सवाल पूछा जाता है, आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह किस भाषा में सवाल पूछने वालों को बेइज्जत करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप उनको देशद्रोही कह दें, आप उनको विकास विरोधी कह दें, आप उनको अर्बन नक्सल कह दें। कौन कौन से सवाल हैं, हम आपके पास एक एक करके ले करके आ रहे हैं। आपने अरावली की पहाड़ियों का जिक्र सुना। अरावली की पहाड़ियों लगातार खनन माफिया के निशाने पर हैं और ऐसे में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देकर जैसे पर्यावरण के विनाश का रास्ता तय कर दिया। ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, आप देख सकते हैं पर्यावरणविद कह रहे हैं, अखबार की रिपोर्ट बता रही है। अरावली का हरियाणा और राजस्थान से बहुत निकट का रिश्ता है। हरियाणा और राजस्थान दोनों के पर्यावरण का एक प्रकार का सेतु है अरावली की पहाड़ियाँ। और अरावली की पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली का हिस्सा माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं उनका आप खनन कर सकते हैं। और अखबार की रिपोर्ट लगातार बताती हैं, राजस्थान से प्रकाशित होने वाले अखबार लगातार बता रहे हैं कि कैसे नियमों की आड़ में खनन माफिया लगातार लगातार जेसीबी और बुलडोजरों के साथ पहाड़ों पर, पर्यावरण पर हमला कर रहा है। दैनिक भास्कर लिख रहा है, हरियाणा की तरह राजस्थान में भी
माफिया इसे छलनी कर देगा अगर यह नियम बना रहता। चारों तरफ से अरावली के लिए आवाजें आ रही हैं, लेकिन आपने देखा कि सरकार ने इस पर क्या चिंता जताई। सरकार ने केवल इन सारे प्रश्नों को फेक न्यूज कह दिया। हमारे पर्यावरण मंत्री, जो आप जानते हैं कि कैसे दिल्ली के प्रदूषण पर चुप्पी साधे हुए हैं, भूपेंद्र यादव, लगातार चुनावों में व्यस्त हैं और उन्होंने इन सारी खबरों को कह दिया कि गलत तरीके से समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो 100 मीटर का नियम है यह पर्यावरण को किसी भी तरीके से प्रभावित ही नहीं करता। अब सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके सवालों को केवल अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा, देशद्रोही कह दिया जाएगा। यह संभव है कि ईडी और सीबीआई आपके पीछे लग जाएं। अगली खबर आप देखिए, मनरेगा का कानून खत्म हो गया। जब तक लोगों को समझ में आता, आनन फानन में बिल आया और सरकार ने सूचित कर दिया, क्योंकि उसके पास बहुमत है, कि मनरेगा का कानून खत्म। पहले लोगों को लगा कि नाम बदला जा रहा है, जब तक वो समझ पाते मनरेगा अब अतीत की बात हो गई है। मनरेगा की जगह जो नया कानून आया है, हिंदी और अंग्रेजी के शब्द मिलाकर यह कानून बना है। ऐसा भारत में संभवतः पहली बार हो रहा है कि किसी योजना का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों से मिलाकर बनाया जाए। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीजी रामजी विधेयक 2025 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए हैं उस पर, और कानून बन गया है। इसके कानून बनते ही सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ है? सबसे बड़ा लाभ बड़े किसानों को हुआ है, जमींदारों को हुआ है, क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि आपको राज्य सरकार 60 दिन तक काम से रोक सकती है। वो कौन से 60 दिन होंगे, राज्य सरकार वो तय करेगी। ये 60 दिन वो 60 दिन होंगे जिनमें कटाई और बुवाई के समय मजदूरों की जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस वक्त आपको काम नहीं मिलेगा, ताकि उन बड़े किसानों के लिए सस्ती दरों पर आप मजदूर उपलब्ध कराएं। ध्यान रखिएगा, मनरेगा का बड़े पैमाने पर बड़े किसान जमींदार विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मजदूरों को देने पड़ रहे थे। 12 करोड़ से ज़्यादा खेतीहर मजदूर मनरेगा में रजिस्टर हैं। उनको सरकार एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी के लिए इस नए कानून के माध्यम से विवश कर रही है। लेकिन क्या इस पर आप कोई नज़र और नज़रिया सुनने को पाते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी जो चुनावी चंदा देने के लिए बॉन्ड थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको असंवैधानिक करार दे दिया, उसके बाद से चंदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीजेपी इस देश में सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली राजनीतिक पार्टी है। यह खबर पुरानी है, क्योंकि असल में अगर आप आंकड़ों को ठीक से समझेंगे तो देखेंगे कि केवल बीजेपी ही है जो सही मायनों में चंदा पा रही, क्योंकि बाकी कोई उसके मुकाबले ही नहीं है। बीजेपी को 2024-25 में 6,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला है, जबकि दूसरी जो बड़ी पार्टी है चंदा लेने वाली, देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसको केवल और केवल 522 करोड़ चंदा मिला है। तो इससे आप इस अंतर को समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास चंदा देने वालों की कितनी कतार है, और एक सीधा रिश्ता आपको लगातार देखने को मिल रहा है। तो केवल बॉन्ड हटा देने से फर्क नहीं पड़ा। अब जो ट्रस्ट का तरीका है, जो दूसरे तरीके हैं चंदा लेने के, उन तरीकों से चंदा दे रहे हैं। चंदा देने वाले लोग कौन हैं? टाटा, महिंद्रा, ओपी जिंदल, एल&टी, मेघा इंजीनियरिंग, डीएलएफ, अशोक लेलैंड। और जरा इन कंपनियों को देखिए कि इनको काम किसको मिल रहा है। टाटा को सेंट्रल विस्टा से लेकर के सेमीकंडक्टर तक के ठेके मिल रहे हैं। टाटा
700 करोड़ से ज़्यादा का चंदा देता है जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उसी महीने में। तो आप देखें कि सीधा रिश्ता है। और टाटा को कैसे छूट मिलती है, सेमीकंडक्टर के जो नियम कानून बनाए जाते हैं, 44,000 करोड़ से ज़्यादा की छूट मिलती है। सेंट्रल विस्टा का काम मिल रहा है। एयर इंडिया आपको याद है ना, कैसे टाटा के पास वापस चला गया। लेकिन इन पर खबरें तो हैं, लेकिन इन पर कोई विचार विमर्श नहीं है, अरावली पर कोई सवाल नहीं है। उत्तराखंड सरकार कह रही है कि उसके स्कूलों में गीता श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया जाएगा। क्या आपको यह खबर बिल्कुल परेशान नहीं करती, हैरान नहीं करती? एक तरफ स्कूल टीचर एसआईआर के काम में लगे हैं, जनगणना के काम में लगे रहेंगे, दूसरी तरफ उनका काम है कि स्कूलों में मूल विषयों की पढ़ाई हो चाहे ना हो, श्लोकों का पाठ जरूर अनिवार्य हो जाए। इससे कौन सी शिक्षा आगे बढ़ेगी? आपने कभी गौर किया है जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं डबल इंजन सरकारों में, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या उनके बच्चे देश में भी पढ़ते हैं? और वो किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या उनको सनातनी बनाने पर जोर दिया जाता है? क्या उनके बच्चे इस श्लोकों का पाठ कर सकते हैं? और इन सब पर आप ना टिकें, इसलिए मोहन भागवत के नए दिन नए नए प्रवचन आपके सामने आते रहते हैं। हर दिन जो बात कहते हैं उसके उलट अगले दिन वो नई बात कह देते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इस पर कोई भी आपके पास नजरिया नहीं है। आपके पास इतना वक्त ही नहीं है कि आप सोच पाएं, क्योंकि आपको हर दिन लाइन में खड़े होना है। कभी नोटबंदी के लिए, कभी एसआईआर के लिए, कभी नए नए कागज बनवाने के लिए, और कभी अब जब मनरेगा की योजना खत्म हो गई है तो पता नहीं कि इसमें दर्ज मजदूरों को किस तरीके से अब लाइन में लगना पड़ेगा। तो आप देखें कि कैसे असली मुद्दों से बिल्कुल उलट आपको ऐसे मुद्दों में लगातार उलझाया जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं। और ये उलझाने वाले लोग आपको लगातार देशभक्ति के नारों से लपेटे रहते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम कहकर कोई भी आपसे कोई भी काम करा ले रहा है और आपको लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। एक व्यक्ति को केवल इसलिए लोगों ने पीट दिया क्योंकि उनके पास शक था कि गौ मांस है। राह चलते किसी पर भी आप हमला कर देते हैं और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की जगह चारों तरफ यही खबर छपती है कि ये गौ मांस लेकर जा रहा था। आपको बताते चलें कि भारत गौ मांस के बड़े निर्यातकों में से एक है। जिस गौ मांस का सरकार शान के साथ निर्यात करती है, उसके नागरिक गौ मांस के कथित आरोपों में एक दूसरे पर हमला करते हैं और हमें यह सब बेचैन नहीं करता। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना की बातचीत में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम नई खबरों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।